अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास जो खाना था वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। ठीक हो गया। ये देखें, अगर मैं आपको शुरू से हम खाने को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं। पहले खाना ओरल कैविटी में था, फूड पाइप में आया, स्टमक में आया। अब स्टमक से खाना जो है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल गया था, अब वो ड्यूडेनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अब उस खाने के साथ क्या सलूक किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये तो कहते हैं कि स्टमक में सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी, याद करें। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों चीज़ों की डाइजेशन होनी है, कार्बोहाइड्रेट की भी, प्रोटीन की भी और फैट की भी। तीनों चीज़ों की यहाँ पे डाइजेशन होनी है। ठीक है। अच्छा, वो कहता है स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट, सब चीज़ों को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटे छोटी चीज़ों में डाइजेशन यही होती है ना, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब फूड एंटर, जैसे फूड ड्यूडेनम के अंदर एंटर हुई ना, जैसे ये खाना जो था ड्यूडेनम के अंदर आया तो ये कायम था ना। ये देखिए, मैं आपको अगर समझाऊँ, ये देखें, ये जो कायम था स्टमक ने कायम बना दिया था। अब जैसे कायम जो था वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होगा तो ड्यूडेनम के अंदर अभी कायम ड्यूडेनम के अंदर आ गया। इस कायम ने ड्यूडेनम के अंदर स्टिमुलेट करना है किस चीज़ को, अब इसने बॉडी के मुख्तलिफ चीज़ों को पैगाम भेजना है इस कायम ने। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका हूँ, चलो अब इसने क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये देखें, जैसे ही कायम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया ना, इसने मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन को पैगाम भेजना है, बॉडी के ग्लैंड्स को पैगाम भेजना है। इसने पैगाम भेजना है गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बाइल रिलीज़ करो। इसने फ़ौरन बाइल रिलीज़ करके यहाँ भेज देनी है। इसने पेनक्रियाज को पैगाम भेजना है, पेनक्रियाज मेरी बात सुनो, मैं ये कायम बोल रहा है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जल्दी से अपना जूस, पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजो। पेनक्रियाज ने कहना जी हजूर, इसने अपना फ़ौरन सारा पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे रिलीज़ कर देना है। इसी तरीके से बाकी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उन्होंने भी क्या करना है, अपनी स्क्रीशन रिलीज़ करना शुरू कर देनी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। ये सारे कायम ने ऑर्डर दिए हैं, कायम की मौजूदगी की वजह से सारा काम हो रहा है। तो वही वो यहाँ पे लिख रहा है। वो कहता है जैसे ही कायम आया तो कायम ने स्टिमुलेट किया किसको, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर को ऑर्डर दिया जल्दी से बाइल रिलीज़ करके भेजो। पेनक्रियाज को ऑर्डर दिया, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस जल्दी से रिलीज़ करो। ठीक है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को पैगाम दिया, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स है, कि जल्दी से अपना इंटेस्टाइनल जूस जो भी तुमने रिलीज़ करना है रिलीज़ करो, क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और मेरे अंदर, वो जो कायम कहता है, मेरे अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, जल्दी से मुझे डाइजेस्ट करो। तो ये सारी स्क्रीशन आएंगी और उस कायम को डाइजेस्ट करेंगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये सारी स्क्रीशन जो है ना अल्कलाइन है, ये सारी स्क्रीशन गॉल ब्लैडर की बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। और जो कायम था वो तो स्टमक से आ रहा था, वो तो एसिडिक है। ठीक है। तो ये जो स्क्रीशन है ना अल्कलाइन, आपको पता है अल्कलाई जो होती है ना, उसने हमेशा एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना होता है। ये इसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है, एसिड के फैट को ख़त्म कर देती है। ठीक है। अल्कलाई एसिड के फैट को ख़त्म कर देती है। तो वो जो कायम स्टमक से आ रहा था वो एसिडिक था। ठीक है। उसके फैट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये स्क्रीशंस आई जो कि अल्कलाइन है। ठीक हो गया। इस तरह उसका जो एसिडिक फैक्ट था वो ख़त्म हो गया। ठीक। अब पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है ना, और एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि जो पेनक्रियाज के एंजाइम्स जो रिलीज़ होके आ रहे हैं ना, ये जो पेनक्रियाज की सारा जूस आ रहा है यहाँ पे, और जो इंटेस्टाइन का जो अपना जूस है, ये ना अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। सारे एंजाइम्स की आदत होती है पूरी बॉडी में, कुछ एंजाइम को ना अल्कलाइन पीएच में काम करना अच्छा लगता है, कुछ को एसिडिक पीएच में काम करना अच्छा लगता है। तो ये जो दो है ना, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस, इन्होंने अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करना है, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ का माहौल अल्कलाइन हो। ठीक है। इसलिए यहाँ का माहौल अल्कलाइन होता है, ये बात उन्होंने लिखी हुई है। अब वो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है। पहली बात है जो गॉल ब्लैडर से बाइल आया है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आया है उसकी बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बाइल जो होता है ना, उसके अंदर याद रखना ये ग्रीन कलर का, ग्रीनिश येलो लिक्विड है, ग्रीन येलो कलर का लिक्विड है। लिवर ने बनाया है बाइल को, बिल्कुल। अच्छा, बाइल जो होता है मैंने आपको बताया हुआ है, पीछे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं। बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और बाइल को रिलीज़ कब किया जाता है, जैसे ही फूड ड्यूडेनम के अंदर एंटर होती है ना, बाइल रिलीज़ हो जाता है। पहले जो होता है ना, लिवर ने बाइल बना के गॉल ब्लैडर में डाल दिया। अब गॉल ब्लैडर ने बाइल को स्टोर किया हुआ है। जैसे ही खाना यहाँ से स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर आएगा ना, तो इस खाने ने फ़ौरन पैगाम भेजना है, जल्दी से आ जाओ बाइल। तो फ़ौरन गॉल ब्लैडर ने उस बाइल को रिलीज़ कर देना है यहाँ पे। तो जब खाना ड्यूडेनम के अंदर आता है तब जो गॉल ब्लैडर है उसने बाइल को भेजना है, रिलीज़ करना है यहाँ पर। ये बात लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इस बाइल का काम क्या है, इस बाइल ने क्या करना है, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इतने बड़े फैट के मॉलिक्यूल, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है।
इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। सही हो गया। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे ना, इन छोटे टुकड़ों को इमल्शन कहेंगे। वो कह रहा है बाइल ने क्या करना है, इमल्सीफाई करना है, इमल्सिफिकेशन करनी है फैट की, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको इमल्शन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्यों होता है, क्वेश्चन ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन आ चुकी है काइम। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास स्टमक था, ठीक है। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट है ड्यूडेनम, सी शेप पार्ट होता है। इस ड्यूडेनम के अंदर काइम आ गया, ये काइम पड़ा हुआ है। अब ये काइम जो है ना, इसको डाइजेस्ट करवाना है, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करवाने के लिए आपको पता है यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस आया है, बाइल आया है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर ना सारे तरह के एंजाइम होते हैं। वो जो ये जो पेनक्रियाज यहाँ पे मौजूद है ना, ऐसे करके इस पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा था यहाँ पे, उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सारे तरह के एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम है जिसने लिपिड को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम है जिसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, और हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, ठीक। अब ये जो लाइपेज एंजाइम है ना, इसने क्या करना है, वो लिपिड के मॉलिक्यूल पे एक्ट करना है। पहले क्या हुआ, यहाँ पे फैट आ गया, आपने जो चिकनाई वगैरह खाई, जो घी वगैरह खाया, अब यहाँ पे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल फैट के पड़े थे। इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा, किसने तोड़ा, बाइल ने, ठीक। बाइल ने इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, अब लाइपेज इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, और लाइपेज ने इसको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, ठीक है। मज़ीद इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। सही हो गया। तो हमने क्यों इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ताकि जो लाइपेज ने आके इसके ऊपर एक्ट करना है ना, वो ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर सके। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। इसका क्या मतलब है, देखें, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, इसका सिर्फ इतना सा सरफेस एरिया बस, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल देखो, ये इतना सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया। ये एंजाइम इधर भी एक्ट कर सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। खुद ही सोचें आप, इसका सिर्फ इतना सा सरफेस एरिया बस, इधर इधर एंजाइम ने एक्ट करना है। लेकिन अगर छोटे मॉलिक्यूल हुए तो यहाँ 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 सारे एंजाइम एक्ट कर सकता है। तो इधर सरफेस एरिया छोटे मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है, इसलिए एमल्सिफिकेशन की जाती है, ताकि रिलेटिवली लार्जर सरफेस एरिया दिया जाए। लिपिड के मॉलिक्यूल का ज़्यादा सरफेस एरिया हो फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम एक्ट कर सके। ये आपने एंजाइम वाले चैप्टर में यकीनन पढ़ा होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनको लार्जर सरफेस एरिया चाहिए होता है काम करने के लिए, ठीक है। इधर सरफेस एरिया कम था, इधर सरफेस एरिया ज़्यादा बन रहा है, इसलिए ज़रूरी था कि इस बड़े मॉलिक्यूल को पहले इमल्सीफाई करके छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाए, और वो काम बाइल ने किया था। ये काम जो है ना, ये बाइल ने किया है। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस भी आ चुका है। पेनक्रियाटिक जूस जो ये यहाँ पे जो पेनक्रियाज पड़ा था, यहाँ पे करके ऐसे करके ना, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करके यहाँ पे डाल दिया, ड्यूडेनम के अंदर डाल दिया। अब वो जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, उसके अंदर वो जो पेनक्रियाज की सिक्रीशन को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मैंने आपको बताया हर तरह के एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की पहले बात कर लेते हैं। ये स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है। वही माउस के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज था ना, उसने भी स्टार्च को डाइजेस्ट किया था। पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने भी स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। इसने लेकिन, ठीक है, इसने क्या करना है, स्टार्च को तोड़ देना है, कन्वर्ट करना है पॉलीसेकेराइड जो कि स्टार्च है उसको माल्टोज में। इवन माल्टोज जो होता है ना, उसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इवन इस पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने माल्टोज में, तो जो मुंह के अंदर अमाइलेज था, स्लाइवरी अमाइलेज, उसने भी कन्वर्ट किया था स्टार्च को माल्टोज में। याद है आपको? ये देखें, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था इस स्लाइवरी अमाइलेज ने। तो ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा ताकतवर काम है। इसने इवन ये जो माल्टोज है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है, इसको भी तोड़ देना है, और इसको भी लैदा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है। इतना ताकतवर ये एंजाइम है, ठीक है। और लाइपेज ने एक्ट करना है लिपिड के ऊपर। लिपिड मतलब वही फैट, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लिस्ट्रोल के साथ 3 फैट मॉलिक्यूल ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज ने लिपिड के ऊपर या इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक्ट करना है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सारे बॉन्ड तोड़ देने हैं। बड़ा ताकतवर एंजाइम है। पेनक्रियाज से जो भी एंजाइम आ रहे हैं बहुत ताकतवर है, कोई बॉन्ड नहीं छोड़ते, सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं। ये भी बॉन्ड तोड़ देना है, ये भी सारे बॉन्ड तोड़ के ना इसको कन्वर्ट कर देना है ग्लिस्ट्रोल में और 3 फैटी एसिड में, इस तरह, ठीक। और ट्रिप्सिन ने किसको कन्वर्ट करना है, पेनक्रियाज से एक एंजाइम रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन। अच्छा, ट्रिप्सिनोजन जो होता है ना, वो इनएक्टिव होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को पहले कन्वर्ट किया जाएगा ट्रिप्सिन में, ठीक है। अच्छा, ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखो, इसमें भी बड़ी प्यारी लॉजिक है।
जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये स्टमक है, ठीक है, ये ड्यूडेनम है सी शेप्ड। अब सी, और ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज ने क्या किया, अपना पेनक्रियाटिक जूस इसमें रिलीज़ कर दिया। आगे यहाँ पे अब जब पेनक्रियाटिक जूस में मैंने आपको बताया ट्रिप्सिनोजन होता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे आता है ना, तो जो इंटेस्टाइन है ना, ड्यूडेनम, अब आगे हमें आपको पता है ड्यूडेनम के बाद जिजुनम है, आइलियम है। वो जो जिजुनम और आइलियम की जो वॉल है ना, उन वॉल के अंदर भी सेल्स हैं। उन सेल्स ने एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज़ करना है। यहाँ से ये जो सेल्स है ना, जिजुनम और आइलियम की वॉल के अंदर, उन्होंने एक एंजाइम रिलीज़ करना है। उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, उस एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने क्या करना है, जो पेनक्रियाज ने अभी अभी अपनी स्क्रीशन यहाँ पे भेजी है ना, पेनक्रियाटिक जूस, उस पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था। मसला ये था, वो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था। ये कहते हैं परेशान ना हो, इनएक्टिव है, हम इसको एक्टिव करेंगे। ये जो सेल्स है ना, जिजुनम और आइलियम की वॉल के अंदर, इन्होंने एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज़ करना है। वो एंजाइम यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और क्या करेगा, यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन आया है ना, उस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा, जिस तरह पेप्सिनोजन से पेप्सिन कन्वर्ट हुआ था, याद है आपको स्टमक में। इस तरीके से यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन कन्वर्ट होगा। ये कहाँ पे बात लिखी हुई है, देखें यहाँ पे बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा है जिजुनम और आइलियम की वॉल लाइनिंग में कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स ने एंजाइम रिलीज़ करने हैं। कौन से एंजाइम रिलीज़ करने हैं, एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज़ करना है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये जाता है जाके पेनक्रियाज का जो ट्रिप्सिनोजन है ना, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, उसकी एक्टिव फॉर्म में। वही बात मैंने जो अभी आपको बता दी, ठीक है, आगे वही बात लिखी हुई है। अब वो ट्रिप्सिन जो कन्वर्ट हुआ है ना, उस ट्रिप्सिन ने प्रोटीन के ऊपर एक्ट करना है, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देना है पॉलीपेप्टाइड में। सही हो गया। पॉलीपेप्टाइड क्या था, पढ़ा था आपने पीछे स्टमक में, वो जिसमें मैनी अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसने उसमें कन्वर्ट कर दिया उसको। अच्छा, अब अभी भी देखो ज़रा, पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड नहीं है। प्रोटीन को इसने कन्वर्ट किया पॉलीपेप्टाइड में, मतलब पॉलीपेप्टाइड मैनी अमाइनो एसिड्स। अभी भी इसके पास मैनी अमाइनो एसिड्स हैं, इनको अभी भी मज़ीद तोड़ना बाकी है। तो जो मज़ीद बाकी तोड़ा जाएगा ना, वो कौन तोड़ेगा, वो आगे मज़ीद काम हो जाएगा जिजुनम और आइलियम में। सही है, ड्यूडेनम, क्योंकि ड्यूडेनम के आगे जिजुनम और जो आइलियम है ना, देखें ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के आगे जिजुनम और आइलियम है, इनमें मज़ीद काम हो जाएगा डाइजेशन का। ये डाइजेशन हम सारी कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। सही है। अच्छा, क्या बात उन्होंने की है, पेनक्रियाज था, पहले क्या था, गाल ब्लैडर के अंदर बाइल था, बाइल आया यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम में आके बाइल ने एक्ट करना है घी वगैरह के ऊपर, फैट के ऊपर, और फैट को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, डाइजेशन हो गई फैट की। पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया, और पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर आया, और उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको पता है 3 तरह के एंजाइम थे, लाइपेज थे, ट्रिप्सिनोजन था, और स्लाइवी कह रही हूँ, पेनक्रियाटिक अमाइलेज था। ठीक है, और उन्होंने भी फिर मज़ीद एक्ट किया कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के ऊपर, और प्रोटीन के ऊपर, और फैट के ऊपर। इस तरह हुआ ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है। अब खाना जो अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, अभी भी छोटे मॉलिक्यूल में मज़ीद तोड़ना बाकी है, वो अब खाना मज़ीद आगे जाएगा, और जिजुनम और आइलियम के अंदर मज़ीद काम होगा। ठीक हो गया। तो ये काम जो था अभी हमने जो ड्यूडेनम के अंदर हो गया, अब हम जिजुनम और आइलियम के अंदर जाते हैं। जिजुनम और आइलियम में क्या काम होगा, जिजुनम और आइलियम की लाइनिंग ने वो कहता है कि सेवरल एंजाइम रिलीज़ करने हैं। एक एंजाइम है रिप्सिन, ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, जिजुनम और आइलियम की वॉल में से। रिप्सिन एंजाइम ने क्या करना है, वो पेप्टाइड को मज़ीद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है ना, हमने उसको मुकम्मल छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ना है। प्रोटीन ऐसे थी, ठीक है, इतनी बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। अच्छा, आपने देखा स्टमक के अंदर इसको तोड़ा गया पॉलीपेप्टाइड में या पेप्टाइड में, स्टमक के अंदर। इसी तरीके से जो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आया था, उसने भी क्या किया था, सिर्फ इसको पॉलीपेप्टाइड में ही तोड़ा था। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, एक चेन है जिसमें अभी भी काफ़ी अमाइनो एसिड्स हैं। हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमने इसको एक एक बॉन्ड तोड़ना है, एक एक बॉन्ड तो भी नहीं टूटा। तो अब जिजुनम और आइलियम के अंदर खुराक आएगी, जिजुनम और आइलियम ने रिप्सिन रिलीज़ करना है, वो रिप्सिन आएगा, वो रिप्सिन आके एक्ट करेगा और इसको एक एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक एक बॉन्ड तोड़ के इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ऐसे करके अभी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब हमारा जो सारा मकसद था, जो गोल था, वो पूरा होगा, क्योंकि हमें एक एक अमाइनो एसिड चाहिए, क्योंकि सेल को सिर्फ ही एक एक अमाइनो एसिड जा सकता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेल तक कैसे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। तो अब छोटे छोटे, अब क्या हुआ, हमने खाने को एक एक अमाइनो एसिड में तोड़ दिया,
एक एक अमाइनो एसिड। अब एक एक अमाइनो एसिड आराम से यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक हो गया। तो देखें अल्टीमेटली लास्ट काम जिजोनोमोइलियम ने किया, रिप्सिन रिलीज़ किया। रिप्सिन ने क्या करना है, पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में तोड़ना है। एक एक अमाइनो एसिड अब हमें मिल चुका है, जो हमारा मकसद है पूरा हो गया। और दूसरा मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। ठीक हो गया। लैक्टेज भी रिलीज़ करना है जिजोनोमोइलियम ने। लैक्टेज ने किसके ऊपर एक्ट करना है, लैक्टोज के ऊपर। ठीक, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो लैक्टेज ने, एंजाइम ने आना है इसके ऊपर एक्ट करके इसको तोड़ना है और तोड़ के इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे करके। ठीक हो गया। हमें ना अब हमें ग्लूकोज भी मिल गया, हमें अमाइनो एसिड्स मिल गए, हमें ग्लूकोज मिल गया। हमें यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज चाहिए और प्रोटीन को तोड़ तोड़ के छोटा सा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड चाहिए। मिल गए हमें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसने माल्टेज एंजाइम भी रिलीज़ करना है जिजोनोमोइलियम ने, जिसने माल्टेज नाम से तो लग रहा है माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। और माल्टोज मैंने आपको बताया था 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस तरह 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो इस तरह माल्टेज ने माल्टोज के ऊपर जाके एक्ट करना है, उसको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है। और इस तरह आइलियम में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारी डाइजेशन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक हो गया। क्या हुआ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हुई। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास रिलीज़ हुआ एरिप्सिन। एरिप्सिन रिलीज़ हुआ। एरिप्सिन ने क्या करना है, एरिप्सिन ने कन्वर्ट करना है पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में, छोटे छोटे अमाइनो एसिड में मिल गए। नंबर 2, एंटेरोकाइनेज रिलीज़ हुआ, जिसने जाके जो पेनक्रियाज का ट्रिप्सिनोजन था उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। तीसरे पे लैक्टेज रिलीज़ हुआ, जिसने लैक्टोज के ऊपर एक्ट करना है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। चौथे पे माल्टेज रिलीज़ हुआ, माल्टेज ने एक्ट करना है माल्टोज के ऊपर, उसको भी ग्लूकोज में तोड़ना है। ये काम हुआ है। याद कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, इस तरह आपने याद करना है। एल के बाद एम आता है। ठीक है, एल से लैक्टेज, एम से माल्टेज, ये रिलीज़ हुआ। और 2 ई याद कर लेने, ई से रिप्सिन, ई से एंटेरोकाइनेज। इस तरह आपने याद कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देख लेंगे आगे। ये देखें, ये उन्होंने सारे रिएक्शन वही दिखाए हुए हैं। स्टार्च के ऊपर पेनकैटिक अमाइलेज ने एक्ट किया, उसको माल्टोज में तोड़ा। फिर माल्टोज के ऊपर माल्टेज ने एक्ट किया और ग्लूकोज में तोड़ा। ये माल्टेज जो आइलियम और जिजोनम से रिलीज़ हुआ था। इसी तरीके ये उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। अब हम लिपिड की बात करते हैं, फिर हम प्रोटीन की बात करेंगे। लिपिड में क्या है, लिपिड के ऊपर पेनकैटिक लाइपेज ने एक्ट किया और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया। और प्रोटीन में आपको पता है ट्रिप्सिन, जो वही जो पेनक्रियाज से आया था। पहले हमेशा पेनक्रियाज के देखो एंजाइम एक्ट कर रहे हैं। ट्रिप्सिन ने उसके ऊपर एक्ट किया, प्रोटीन के ऊपर, उसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा। फिर रिप्सिन आया। रिप्सिन कहाँ से आया था, जिजोनोमोइलियम से। ये देखें, ये रिप्सिन था जिजोनोमोइलियम से, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो इसने एक्ट करना था पॉलीपेप्टाइड के ऊपर, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना था। अच्छा, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो खाना है वो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका है, उससे मज़ीद। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये देखें स्टमक है, स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के अंदर अब हमारे पास क्या क्या हमें मिल चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। जिजोनोमोइलियम में कंप्लीट हो गई थी ना, तो क्या क्या हमारे पास मौजूद है अब, ये यहाँ पे सारा ड्यूडेनम, जिजोनोमोइलियम में अमाइनो एसिड्स। हमने प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया। और जो लिपिड टूटा था उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट टूटा था तो उससे ग्लूकोज। ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से हमने इनको, ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे, ये आराम से ब्लड में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ से हमने इनको ब्लड में एंटर करवा देना है। ब्लड में कैसे एंटर करवाना है अब हम वो पढ़ लेते हैं। वो देखें, वो कहता है कि अब हमारे पास ना ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी वॉल ऐसे नहीं होती, इसकी वॉल एक्चुअली ऐसी होती है, इसमें छोटी छोटी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ठीक, देखें उंगली की तरह है। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ना ऐसे होती है, इसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विलाई। अभी जो विलाई होती है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब ये विलाई ऐसी होती हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। ठीक, ये एक विलाई, दूसरी विलाई, तीसरी विलाई, इस तरह करके स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है सारी, इनको विलाई कहते हैं। अब वो जो विलाई होती है ना, उसके अंदर, इस विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और एक ये वेसल है। ये जो ग्रीन वाली वेसल है ना, इसको कहते हैं लैक्टियल। ग्रीन वाली जो होती है ना, इसको कहते हैं लैक्टियल। इस लैक्टियल ने क्या करना है, इस लैक्टियल ने ना, जो आपने फ़ैट खाया था ना,
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब करने हैं, वो इस लैक्टियल में जाएंगे। और जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, जो ग्लूकोज, उससे जो ग्लूकोज टूटा है, ठीक है, और जो आपने प्रोटीन खाई थी उससे जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड बने हैं वो इसमें जाएंगे, वो ब्लड वेसल में जाएंगे। ये जो रेड वाली है, ठीक है, इस रेड वाली जो होती है उसमें जाएंगे। अच्छा, रेड वाली जो है ना ये ब्लड वेसल है, और जो ग्रीन वाली है ना ये लिम्फेटिक वेसल है। ये आगे हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल क्या होती है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी बस आपने याद कर लेना, ब्लड वेसल में ब्लड घूमता है, लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ मौजूद होता है। लिम्फ क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये इस तरह विलाई का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता है कि ये जो खाना है ना, यहाँ से आराम से ये विलाई है ना ऐसे करके, तो विलाई मैंने आपको कैसे बताया, ये उसमें लैक्टियल है ग्रीन वाली, और जो रेड वाली है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ये खाना आराम से इधर लैक्टियल में चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से अब ये खाना ब्लड में शामिल हो चुका है, ब्लड में शामिल हो गया तो ब्लड से फिर ये खाना आगे सेल्स में चला जाएगा। ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है, फिर ये सेल तक चले जाएंगे और सेल इनको एसिमिलेशन के प्रोसेस से इस्तेमाल करके अपनी चीज़ें बना लेगा। खाना का हमारा सारा खाने का मकसद यही था। देखें कितनी बॉडी ने आपके लिए मेहनत की, ठीक है ना, एक एक सेल आपका किस तरह आपके लिए काम कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र आपको अदा करना चाहिए कि देखें कितना नॉर्मल अल्लाह ताला ने बनाया और कितना अच्छा प्रोसेस है, कितना मज़े का प्रोसेस है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बुक से पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन को। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, वो मॉडिफाई हुई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिनको हम विलाई कहते हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको विलाई कहा जाता है। अब क्या होगा, वो ये कह रहा है कि जो शुगर है और जो अमाइनो एसिड है, जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया था और जो प्रोटीन खाया था, प्रोटीन के टूटने से अमाइनो एसिड बना, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से शुगर बना। इन्होंने कैसे एंटर करना है, इन्होंने एंटर करना है वॉल ऑफ विलाई के ज़रिए से। इन्होंने क्या करना है, विलाई की वॉल से एंटर करना है यहाँ से, और किस में एंटर करके चले जाना है, ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाना है विलाई की, ठीक है। समझ आ रही है आपको, शुगर ने और अमाइनो एसिड ने कहाँ पे जाना है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाना है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर नहीं। ये जो रेड वाली मैंने आपको बनाई है ना, रेड वाली ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज कह लो, ठीक है। लेकिन ग्रीन वाली जो है वो लैक्टियल है, तो इन्होंने ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाना है, उसका कहने का मकसद ये है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जो मिनरल साल्ट है ना, जो आपने साल्ट वगैरह भी खाए होंगे, वाइटामिन भी आपने लिए होंगे, तो वो भी सारे कहाँ पे जाते हैं, वो भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही जाते हैं विलाई की, ठीक है, सही हो गया। लेकिन जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, जो आप चिकनाई वाला खाना खाते हो, वो कहाँ पे जाता है, वो लैक्टियल में जाता है। ये जो मैंने आपको ग्रीन वाली दिखाई थी ना लैक्टियल, वो इसमें जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह क्या है कि जो आपने जो ग्लूकोज है, जो अमाइनो एसिड है, जो साल्ट है, जो वाइटामिन है, वो सारे ब्लड कैपिलरी में जाएंगे। और जो आपने घी खाया है, घी के टूटने से क्या बनता था, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, वो लैक्टियल में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो ये समझाना चाह रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब वो कहते हैं ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो या एनर्जी इस्तेमाल करके या बगैर एनर्जी के भी ये सारा प्रोसेस हो जाता है, बस करना है आपने, जैसे मर्जी करो, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ब्लड में जा चुकी हैं। ये जो लैक्टियल में चला गया ना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, लैक्टियल ने भी अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही शामिल हो जाना है, लेकिन आगे जाके होना है, सर्कुलेशन में आप डिटेल में पढ़ेंगे, सही हो गया। अच्छा, अब जो खाना है ना वो फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड, अब जो खाना है आपकी ब्लड कैपिलरीज और विलाई में आ चुका है। अब विलाई की ब्लड कैपिलरीज में आ गया, यहाँ से उसने एक्चुअली अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में चले जाना है, ब्लड में आपके शामिल हो जाना है, ठीक हो गया। ये देखिए आपकी बुक में उन्होंने विलाई का स्ट्रक्चर बनाया है। अभी हम विलाई को डिटेल में पढ़ेंगे, वही चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई की, ठीक हो गया। और विलाई के अंदर ये जो येलो वाली उसने दिखाई हुई है ना, ये लैक्टियल है, ये देखें। और ये वाली जो उन्होंने दिखाई हुई है ना, वो कैपिलरी है। कैपिलरी एक्चुअली कैसे बनती है, ये आगे आप सर्कुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, या आपने 9th में पढ़ा होगा कि आर्टरी टूटती आर्टरियोल में, आर्टरियोल ने फिर टूटना है कैपिलरी में, ठीक है। तो ये देखें, यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं वो ये देखें, आर्टरी पहले आई, आर्टरी आर्टरियोल में टूटी, ये देखें आर्टरी आर्टरियोल में टूटी, ये और आर्टरियोल अंदर जाके कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह होता है। और कैपिलरी ने आपस में मिलना है और मिलके क्या बनाना है, वेन्यूल बनाना है, और वेन्यूल ने मिलके वेन बनाना है। तो वही काम हो रहा है। ये कैपिलरी देखें सारी आपस में मिलके वेन्यूल बना रही हैं, ये सारी वेन्यूल है, ये देखें वेन्यूल, ये सारी वेन्यूल है, और वेन्यूल ने फिर आगे जाके वेन बना देना है। तो ये आगे सर्कुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी आपको नहीं भी बात समझ आ रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो आगे वो क्या कह रहा है, अभी मैं आपको विलाई का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाऊँगी, आगे उन्होंने लिखा हुआ है।
पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। वो कहता है कि अब क्या हुआ, ये खाना जो है एक बार विलाई की ब्लड कैपिलरीज में आ गया ना, तो अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम में चला ही जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, ये खाना दे आर देन कैरिड अवे इन द कैपिलरीज। अच्छा, अब खाना जो है ना वो कहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज है, मैंने आपको दिखाया कैपिलरीज में जा रहा है खाना यहाँ से, और कैपिलरीज से वो अल्टीमेटली जो आपके फूड है ना वो कहाँ पे चली जाएगी, कैपिलरीज से मिलके क्या बनाना था, वेन्यूल ऑफ वेन बनानी थी ना, तो कैपिलरीज ने अल्टीमेटली मिलके वही वो कह रहा है कि कैपिलरीज जो होती हैं वो अल्टीमेटली ज्वाइन करके वेन बना देती हैं, कैपिलरीज ने मिलके वेन बना देनी है, वही बात वो कह रहा है। ठीक है, अब वो कहता है ये जो वेन है ना, ये जो वेन है, ये सारी छोटी छोटी वेन आपस में मिलके एक बड़ी वेन बना देंगे जिसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। अभी ठीक है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि ये सारी छोटी छोटी वेन्स मिलके हिपैटिक पोर्टल वेन बना देंगी और एक बड़ी हिपैटिक पोर्टल वेन ऐसे करके बन जाएगी। अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ना, यहाँ से वो जाएगी लीवर के पास, ये लीवर है, लीवर के पास जाएगी और ये सारा यहाँ का ब्लड लेके जा रही है लीवर के पास। और इस ब्लड में सारे, आपको पता है, बड़ी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड्स हैं इस ब्लड के अंदर, हमारे इस ब्लड के अंदर हमारे फैटी एसिड्स हैं, इस ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज है, सारा कुछ तो हमारा इस ब्लड के अंदर मौजूद है। अब ये ब्लड लीवर के पास लेके जाया जाएगा। लीवर क्या करेगा, इसको देखेगा, इसकी छानबीन करेगा कि इस ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन तो नहीं है, या इस ब्लड के, ये जो ब्लड है, ये जो आया है, इसके अंदर फूड है ना। तो अगर एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो सारा ग्लूकोज तो ब्लड में नहीं डाल देना ना, क्योंकि इस तरह तो बंदे को शुगर हो जाएगी। शुगर में क्या होता है, शुगर जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होता है, ऐसे ही होता है ना। तो लीवर क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा इस बंदे ने खाना खा लिया है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है मैं इसका स्टोर कर लेता हूँ, मुस्तकबिल में जब इसको ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको दे दूँगा। अभी सिर्फ जितना इसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज चाहिए ना उतना ही दिया जाए। तो ये लीवर ने काम करना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपने पास स्टोर कर लेना है। तो वही बात उसने लिखी हुई है, देखें, सारी वेन छोटी छोटी आपस में मिलके उन्होंने हिपैटिक पोर्टल वेन बना दी। हिपैटिक मतलब लीवर की तरफ जा रही है। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है इसने सारा ब्लड लेके जाना है इंटेस्टाइन का लीवर के पास। जी स्टूडेंट्स, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक कहते हैं वो चीज़ जो लीवर की तरफ जा रही है ना, तो हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर की तरफ जाएगी। वही बात जो मैंने अभी आपको सारी बताई। हिपैटिक पोर्टल वेन, ये वेन है, ठीक है, वेन है ब्लू कलर, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मुझे ब्लू बनाना चाहिए था लेकिन मेरे पास ब्लू कलर नहीं था, तो इसलिए मैंने रेड बना दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये जो वेन है इसने सारा ब्लड लेके जाना है इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ। लीवर ने क्या करना है, उस ब्लड को स्टोर कर लेना है, उसमें जो फूड होगी, ठीक है, या कोई आल्टर एनी ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट, या कोई भी डाइजेशन प्रोडक्ट जो है उसको आल्टर करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसने उसको चेंज कर लेना है। लीवर को जो सही लगेगा वो करेगा। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन हो गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली सारी, ठीक हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में ना वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और कुछ वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन के ख़ास तौर पर। यहाँ पे ना ख़ास तौर पर बड़े खूबसूरत बैक्टीरिया बैठे होते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं लेकिन फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया बैठे होते हैं जो हमारे लिए विटामिन के बनाते हैं, और वो विटामिन के फिर यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और यहाँ से वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का आपने पढ़ लेना है। और असिमिलेशन क्या होती है, फिर क्या हुआ, अब ये जो ब्लड के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन से मुराद है जो डाइजेशन के एंड पे चीज़ें बनी हैं। कौन कौन से बनती हैं पता है आपको, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, ये बातें हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब वो कहते हैं कि ब्लड ने ले जानी है और जाके सेल्स को दे देनी है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल। अब क्योंकि आप ब्लड तो आपके पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो ये पूरे बॉडी के जो सेल्स है ना उनके पास ब्लड जाता रहेगा और उनको कहेगा भाई ये लो ग्लूकोज ले लो, अमाइनो एसिड ले लो, फैटी एसिड ले लो, जो तुम्हें चाहिए ले लो। ठीक है, अब सेल्स उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उन ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे, दिस अपटेक एंड यूज़ ऑफ फूड, ये जो फूड को उन्होंने ले लिया है और उसको फिर इस्तेमाल भी कर लिया है, इसको सिमुलेशन कहते हैं। किन्होंने, सेल्स ने। ऑल सेल्स क्या करते हैं, अब ये जो ब्लड ने इन सेल्स को ग्लूकोज दी, सेल्स इस ग्लूकोज को तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में और ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना लेगा। और एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी होती है सेल की, इसी से तो इसको इस्तेमाल करके तो सेल की सारी एनर्जी आ रही होती है और सेल ने अपने सारे काम करने होते हैं। तो सेल ने क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, 9th में आपने पढ़ा हुआ है डिटेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी बनाता है। तो सेल ने क्या किया, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना लेना है। ये सेल ने काम कर लिया, हमारे खाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद देखो एंड पे क्या निकला कि बस सेल को चीज़ें दे दी जाएँ और सेल उनको इस्तेमाल करके एटीपी बनाए।
अब सेल काम करेगा, ठीक है। सेल अब आपके लिए काम करेगा, जो काम करेगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है लीवर के सेल होंगे तो वो अपना काम करेंगे, बाइल बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ब्रेन के सेल होंगे, आपकी थिंकिंग में, आपके सोचने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह सारे सेल अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब लास्ट में क्या होगा, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सॉलिड वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जिनको फीसिस कहते हैं या स्टूल कहते हैं, उनको रेक्टम में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। वो रेक्टम में चले गए, पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से गए। पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होते होते वो जो स्टूल था, वेस्ट मटेरियल था, वो रेक्टम में पहुंच गया। रेक्टम में उनको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा, ठीक है। रेक्टम एंड इज एक्सपेल्ड एट इंटरवल्स। फिर वक्फे से क्या होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर आप एनस से बाहर निकाल देते हो। अच्छा, ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपकी बॉडी से रिमूव हुआ है, इसको ईजेशन कहते हैं। ईजेशन, इसी या डेफिकेशन, यही ईजेशन है ना। ईजेशन क्या है कि जो वो जो वेस्ट मटेरियल है जो आपने एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, या जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में टूटा ही नहीं, तो जब वो टूटेगा नहीं तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, तो उनको बॉडी से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाल दिया जाएगा, इस प्रोसेस को एनएस से निकाल दिया जाएगा बाहर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन या डेफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब लीवर का रोल पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर के बहुत फंक्शन होते हैं। ये लीवर, एक तो पता ही आपको बाइल बनाना है लीवर ने, ठीक है, सबसे पहला बाइल बनाना है लीवर ने, और बाइल का फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया, क्या करता है बाइल। दूसरा, लीवर ने क्या करना है, जो एक्सेस ग्लूकोज था ना उसको ले लेना है और अपने अंदर स्टोर कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के ग्लाइकोजन बना लेना है और उस ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेना है। मुस्तकबिल में जब हम खाना नहीं खा रहे, जिस तरह मैं बैठी हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही, तो मेरे अंदर जो ग्लूकोज क्या कम हो रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेन से ग्लूकोज इस्तेमाल की जा रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो, लीवर ने मेरे लीवर ने जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है वो निकाल के बाहर दी जा रहा है, ठीक है। और वो जो ग्लाइकोजन स्टोर किया था, उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है तोड़ के, और वो ग्लूकोज को ब्लड में डाला जा रहा है ताकि मेरा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम ना हो, ठीक है। मेरा मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल ना कर जाए, ठीक है। लीवर ने और क्या काम करना है, लीवर ने ग्लिस्ट्रोल को कन्वर्ट करना है और अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में जब कभी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अब मैं खाना नहीं खा रही, हो सकता है मेरा लीवर, ये पहले लीवर क्या काम करता है, वो जो ग्लाइकोजन है ना उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ेगा जो उसने स्टोर किया हुआ था, ठीक है। अगर वो ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है या इस्तेमाल हो गया, फिर लीवर ने क्या करना है, ये जो ग्लिस्ट्रोल और अमाइनो एसिड जो होते हैं ना उनको इवन ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। क्योंकि मुझे मेरे ब्लड को ग्लूकोज चाहिए भाई, मेरे सारे बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। और लीवर ने क्या काम करना है, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, इट इज़ कॉल्ड डीअमाइनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इतने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स, ज़्यादा प्रोटीन खा ली, ज़्यादा अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर आ गए, तो बॉडी ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने अंदर नहीं रखती, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं तो बॉडी ने क्या करना है, जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स है ना, उन अमाइनो एसिड्स को बॉडी से निकालने की कोशिश करनी है। और वो कैसे कोशिश करनी है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो 9th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब बॉडी ने क्या करना है, ये अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। कैसे निकालेगी, ये जो अमाइन ग्रुप है ना, ये अमाइन ग्रुप होता है, इस अमाइन ग्रुप को अमाइनो एसिड से रिमूव कर देगी, इसको अमाइनो एसिड से निकाल देगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अमाइनो एसिड यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। डी मीन्स रिमूवल, अमाइनेशन मीन अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा अमाइनो एसिड में से, ठीक है। और इसको रिमूव करके क्या किया जाएगा, इसको रिमूव करके ना अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे था ना अमाइनो ग्रुप, तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन मिला के इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ये अमोनिया जो है ना, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अमोनिया जो है ना, ये ख़तरनाक सब्सटेंस है, इसको मज़ीद लीवर में जाएगी और लीवर ने मज़ीद इसको यूरिया में कन्वर्ट करना है। यूरिया कम ख़तरनाक सब्सटेंस है, ठीक है। फिर बाद में क्या किया जाएगा, इस यूरिया को यूरिन में डाल दिया जाएगा और यूरिन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए तो यूरिन को यूरिन कहते हैं, क्योंकि उसमें यूरिया होता है, ठीक है। तो यूरिया जो है ना उसको यूरिन में डाल के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह बॉडी एक्सेस अमाइनो एसिड को बॉडी से निकालती है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखें। लीवर ने क्या करना है, पहले जो अमाइनो एसिड है इसको इसमें से अमाइनो ग्रुप को निकाल देना है। अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया, इसको कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन होगी, फिर उस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट किया,
वही वाला अमाइनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हुआ और फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया। लीवर ने क्या किया, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया। और यूरिया एक कम खतरनाक सब्सटेंस है, अमोनिया बहुत खतरनाक सब्सटेंस है, ठीक है। इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना लाजमी है और वो काम लीवर करता है। अगर लीवर ख़राब हो जाए ना तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता। तो अमोनिया बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये ब्रेन को जाके डैमेज करना शुरू कर देती है, जिससे पेशेंट को ना कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, उसको समझ नहीं आता, दिमाग उसका सही काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि लीवर ने आपकी ना बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं, आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को तैयार करना है। एक प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन होती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है ना, इसने क्या काम करना होता है, इसने जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है ना, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर काबू में रखना है, वो ब्लड बाहर ना चला जाए लीक होके, ठीक है। ये एल्बुमिन का काम होता है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा लीवर ने क्या काम करना है, पुराने जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद रेड ब्लड सेल को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो लीवर ने उसको ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि वो काम करने के काबिल नहीं रखता ना, पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उससे काम नहीं होता, तो इससे बेहतर है इसको ख़त्म ही कर दो। अच्छा, और लीवर ने क्या काम करना है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करना है और आयरन को स्टोर करना है। अच्छा, फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, इनको आपने डीक से याद करना है, DEAK डीक, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन इनको लीवर ने अपने अंदर स्टोर करना है। अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि मैंने चैप्टर आपको अपनी पूरी कोशिश की अच्छा पढ़ाया होगा। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।